हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। और आज के चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक सिस्टम। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगी। बच्चे, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। मैं यहाँ पर एक चीज बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आप लोग जिस इंटरेस्ट के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हो, आप उतने इंटरेस्ट के साथ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ ना कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। आपको लगता है मैक्रो इकोनॉमिक्स तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड बुक है जिसको हम यहाँ पर साथ साथ पढ़ेंगे, हमें तो ही समझ में आएगी। बट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? जस्ट एक हिस्ट्री टाइप है, थ्योरी है, सब्जेक्ट है जिसको हमने लास्ट में रट्टा लगाया और हमारा काम हो जाएगा। यही गलतफहमी है आप लोगों की, और यही गलतफहमी आगे जाके बच्चों को परेशान करती है कि बच्चा स्टार्टिंग से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं पढ़ता है और एंड में जाकर परेशान होता है कि यार अब इसको कैसे कवर अप करें। सो बच्चे, मैं आपको यहाँ पर एक तरीका समझाती हूँ। देखो, आप रात को बैठ के या दिन में भी आप 3-4 घंटे 5-6 घंटे लगातार आप लोग क्या करते हो? नेटफ्लिक्स पे टाइम बिताते हो, वेब सीरीज को देखते हो और आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है एक एपिसोड देखने के बाद दूसरा एपिसोड। तो यही क्यूरियोसिटी तुम्हारी अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्यों नहीं आ रही? तुम ये सोचो ना कि यार एक वेब सीरीज लॉन्च हुई है, किस चीज के बारे में लॉन्च हुई है? आपकी इंडिया की इकोनॉमी के बारे में लॉन्च हुई है, उसके डेवलपमेंट के बारे में लॉन्च हुई है। तुम्हारा कभी दिल नहीं करता ये जानने का कि यार आज जो हमारी इकोनॉमी है, जैसी भी है, ये यहाँ तक पहुंची कैसे? ब्रिटिशर्स ने इतने सालों तक हमारे ऊपर राज किया और अभी तुम इस सीरीज का एक एपिसोड कंप्लीट करके आए हो। मैंने तुम्हारे इस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो वेब सीरीज है, इसका एक एपिसोड तुम्हें कंप्लीट कराया, जिसके अंदर हमने पूरा अपना दुखड़ा रोया है। हमने पूरी तरीके से उसमें अपना दुखड़ा रोया। हम रोते ही रहे ना कि यार जब इंडिपेंडेंस हमें मिली तो उस टाइम पे हमारे हालात कैसे थे और वो हालात हुए कैसे, वो पूरा हमने उस एपिसोड में पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा स्टेगनेंट था, बैकवर्ड था, इंडस्ट्रियल सेक्टर की पुअर स्टेट थी, फॉरेन ट्रेड के अंदर पूरी तरीके से वो ब्रिटेन की तरफ सब कुछ जा रहा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कुछ खास नहीं था, डेमोग्राफिक कंडीशंस भी हमारी अच्छी नहीं थी। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी ना, तो हम लोगों ने पूरा दुखड़ा रोया है 3 साल तक। 3 साल तक हम ये सोचते रहे कि अच्छा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। हमने यही करा, पूरे एपिसोड में हमने यही करा। तुम्हें हम फ्लैशबैक में ले गए थे जहां पे हमने तुम्हें इंडियन इकोनॉमी के बारे में बता दी कि यार क्या हुआ था। तो अब तुम्हारे दिल में ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार अच्छा अब क्या हुआ होगा आगे। चलो ये तो मैं पता चल गया कि ऐसी स्थिति थी, तो उसके बाद क्या हुआ? तो आपको आज से स्टार्ट करना है अपना एपिसोड नंबर 2, जो आपको ये बताएगा कि रो धो तो हम बहुत लिए, बट अब हमें इस बारे में सोचना था कि यार अब गिर तो गए हैं, संभलना कैसे है, जो उन लोगों ने बर्बाद किया उसको आबाद फिर से कैसे करना है, फिर से कैसे अपनी इकोनॉमी को हमें ऊपर लेकर जाना है, उसको फिर से कैसे खड़ा करना है, ये हमें सोचना था। तो वो हम पढ़ेंगे अब अपने एपिसोड नंबर 2, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। यानी कि इन 40 सालों में हमने क्या किया, हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो बच्चे, आज से आप सभी लोग मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि मैम यस, हम बिल्कुल इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर एक इंटरेस्ट शो करेंगे और उसके साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आज से हमने ये सोच लिया है कि ये हमारी एक वेब सीरीज है जो पूरे साल चलने वाली है। इसके एपिसोड आते रहेंगे और हमें सारे एपिसोड्स को ध्यान से देखना है और एक लिंक मेंटेन करना है इनके बीच में। फर्स्ट चैप्टर से जहां से हमने खत्म किया उसके आगे से आज हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है? सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस सीरीज में आज हमें क्या पता चलने वाला है। 15 अगस्त 1947 को देश तो आजाद हो चुका था, लेकिन देश के आजाद होने के बाद जो हालात थे वो बिल्कुल भी सही नहीं थे। और ये हमें बताता है चैप्टर नंबर 1, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जहां पर हमने चीख चीख के ये बताया कि किस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम्स थी, किस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर ने बहुत कुछ फेस किया। वो सभी चीजें हमने पढ़ ली हैं, पर इन सभी चीजों को बार बार बोलने से कुछ नहीं होगा। अब जरूरत थी कि हमें अपने देश को आगे लेकर जाना है, जो चीजें खराब हो की है अब उन्हें हमें ठीक करना है। तो इसके लिए हमें एक लीडरशिप की जरूरत थी।
तो हमें चाहिए था कि कोई आए और हमारा हाथ पकड़े और हमारे देश को आगे लेकर जाए। तो आप सभी लोग इनको तो जानते ही होंगे, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बने हमारे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री। जी हाँ, ये थे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया, जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए, और उन्हीं स्टेप्स में था द अडॉप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम, मैडम हमें सिस्टम तो पता है क्या होता है, म्यूजिक सिस्टम होता है, लेकिन हम इस वाले सिस्टम की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी को संभालने के लिए हम कौन से अरेंजमेंट का इस्तेमाल करेंगे, कौन से सिस्टम को हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे। क्या हुआ, अभी भी नहीं समझ में आया? देखो बच्चे, हर देश की ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसी तरीके से हमारे देश की भी थी कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, और इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में ऑलरेडी आप लोग क्लास 11th में पढ़कर आ चुके हो। क्या हुआ, नहीं याद है? कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। बच्चे, हमारे देश में 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। कौन कौन सी? What to produce, how to produce, for whom to produce। What to produce का मतलब क्या होता है कि हमें क्या बनाना। करो मेहमान आ रहे हैं तो ये सोचोगे ना कि भाई क्या बनाना है और कितना बनाना है। अब ये थोड़ी कि कितना भी बना के रख दोगे, एक क्वांटिटी भी तो डिसाइड करोगे ना। ये तो सोच लिया तुमने कि क्या बनाना है, बट कितनी मात्रा में बनाना है ये बात भी तो आपको सोचनी होगी। तो पहली समस्या ही हमारी यही होती है कि भाई क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम नंबर 1 यही कहती है, टू डिसाइड द टाइप ऑफ द गुड्स एंड देयर क्वांटिटी। अब आपको पता है ना कि हमारे पास अलग अलग तरीके के गुड्स है। हमारे पास कंज्यूमर गुड्स भी हैं, हमारे पास प्रोड्यूसर्स गुड्स भी हैं, हमारे पास लग्जरी गुड्स भी हैं, हमारे पास नेसेसिटीज गुड्स भी है। सो वी हैव टू डिसाइड कि हमें कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना है और किसको ज्यादा करना है, किसको कम करना है। तो पहली समस्या हमारी यही है जिसका सॉल्यूशन हमें चाहिए था। दूसरी प्रॉब्लम अराइज हुई, कैसे प्रोड्यूस करें। अब यहां ये तो डिसाइड कर लिया क्या बनाना है और कितना बनाना है, पर कैसे बनाना है, किस चीज का इस्तेमाल करेंगे बनाने के लिए। तो सेंट्रल प्रॉब्लम नंबर 2 बताती है द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको कौन सी टेक्निक से करेंगे। अब 2 टेक्निक होती है हमारे पास, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब जहां पर लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, कैपिटल का इस्तेमाल कम होता है। कैपिटल मीन्स मशीन्स वगैरह के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, जहां पर मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, मैनुअल लेबर का इस्तेमाल हम लोग कम करते हैं। तो यहां पर हमें डिसाइड करना होगा कि भाई दोनों में से कौन सी टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे, यहां जो डिसाइड किया है उसको बनाने के लिए। ठीक है। सो तीसरी प्रॉब्लम क्या है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब भाई ये भी डिसाइड कर लिया क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है। अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि किसके लिए बनाना है, कौन है वो लोग जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो तीसरी प्रॉब्लम है हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड टेक प्लेस। किस तरीके से हम अपने गुड्स और सर्विसेज को लोगों में बांटेंगे। हमने जिनके लिए बनाया है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ पर प्रोडक्शन किसके लिए कर रहे हैं। तो ये 3 हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जिसको हमें सॉल्व करना होता है। और इन्हीं को सॉल्व करने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि यही सॉल्व करेगा हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम को। तो इसीलिए इसको कहा गया इकोनॉमिक सिस्टम। तो ऐसे ही एक सिस्टम की हमें जरूरत थी कि कौन सा वो सिस्टम हम अडॉप्ट करें जिसकी हेल्प से हम अपनी इन तीनों समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। तो उनके सामने ये एक चैलेंज था कि कौन सा ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होगा जो हमारे लिए फायदे का सौदा होगा। अब जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कौन से थे और इंडिया ने कौन से सिस्टम को अडॉप्ट। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी के अंदर 2 तरीके के सिस्टम चल रहे थे। एक था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम और दूसरा था सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। अब हमारे सामने ये दुविधा थी कि दोनों में से कौन से सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए पहले हमने इन दोनों ही सिस्टम को जानने की कोशिश करी कि आखिरकार ये दोनों सिस्टम क्या कहते हैं। तो चलिए पहले हम भी इन दोनों सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं कि इन दोनों सिस्टम्स के अंदर क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि इंडिया ने कौन से सिस्टम को अडॉप्ट किया होगा। सो बच्चे, पहला जो हमारा है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, उसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है।
कैपिटलिस्टिक, कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम था जो सिर्फ पैसों पर फोकस करता था, यानी कि जिनका सपना था मनी मनी, उगाना है ना अपना सपना मनी मनी, तो ये बिल्कुल वैसे ही थे। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां पे काम किया तो जाता था, लेकिन काम करने के पीछे जो मोटिव था वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था। ऐसा कौन लोग कर रहे होंगे? भाई हमारे यहाँ पर दो सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। तो कौन सा सेक्टर ऐसा होगा जो इस इकोनॉमी के अंदर चल रहा होगा? बिल्कुल सही पहचाना आपने, प्राइवेट सेक्टर। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी थी जिसके अंदर जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो मैम मीन्स से क्या मतलब है आपका? बच्चे मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा था, किसके अधिकार में थे वो, किसके पास था उसका अधिकार? वो अधिकार था प्राइवेट सेक्टर के पास। अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो किसके लिए काम करता है? प्राइवेट सेक्टर कभी भी लोगों के लिए काम नहीं करता। आपको याद है आपने बचपन में एक मूवी देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक माँ आती है अपने बेटे को लेकर, तो एडमिट कराने के लिए आती है हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उस वहां आकर वो देखती है कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई होती है। वहां के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं कि माताजी पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ये फीस भरनी पड़ेगी, उसके बाद जाके हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर उन्हें ये नहीं दिख रहा कि पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए, वो क्या देख रहे हैं कि भाई पहले उनकी सारी फैसिलिटीज पूरी हो जाए, पहले उनकी जेब भर जाए, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तो पैसा भी आएगा, उसके बाद वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो क्या ये सही चीज थी? नहीं ना। वहां उन्होंने क्या लोगों के भलाई के बारे में सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा। उन्होंने किस चीज के बारे में सोचा? अपनी जेब के बारे में सोचा, अपनी पॉकेट के बारे में सोचा। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर यही होता है, उन्होंने यहाँ पर जो अपना मोटिव रखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ क्या रखा हुआ है? प्रॉफिट मोटिव। सोशल वेलफेयर कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था, ठीक है। यानी कि मोटिव होता है इनका प्रॉफिट कमाना। बेसिस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? यानी कि जब ये प्रोडक्शन करते हैं तो क्या सोच के प्रोडक्शन करते हैं कि ये किसके लिए कर रहे हैं? भाई देखो, जब इनका मोटिव है पैसे कमाने का है तो ये किसके लिए सामान बना रहे होंगे? उन्हीं के लिए जिनके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा होता है उसके पास होती है परचेजिंग पावर। तो इनका बेसिस ऑफ प्रोडक्शन हमेशा से ही रहता है द परचेजिंग पावर और एबिलिटी, कि जो सक्षम है पैसा देने के लिए हम तो उसी के लिए बनाएंगे और उसी को ही हम बेचेंगे। इन्हें व्हाट द पीपल नीड इससे कोई मतलब नहीं होता। लोगों की जरूरत क्या है इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन्हें मतलब है कि भाई इन्हें मतलब है कि हमसे कौन सामान खरीद लेगा, ठीक है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी आपको समझ आ गई होगी कि क्या है। यहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ऑनर कंट्रोल कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। मोटिव है प्रॉफिट कमाना सिर्फ। बेसिस ऑफ प्रोडक्शन है परचेजिंग पावर और एबिलिटी। लोगों को क्या चाहिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पर उन लोगों के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं जो इनको पैसा दे सकते हैं, ठीक है। तो जो उनकी जरूरत का सामान होगा सिर्फ ये वही बनाएंगे, और लोगों की जरूरत का सामान क्या है वो ये नहीं बनाएंगे। यानी कि सोशल वेलफेयर इनके दिलो दिमाग में कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पर ये सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते होंगे मैम? अब देखो भैया, सेंट्रल प्रॉब्लम को ये इस तरीके से सॉल्व करते होंगे। पहली समस्या है व्हाट टू प्रोड्यूस की। अब ये क्या सोचते हैं भाई, इनके माइंड में सिर्फ क्या है? प्रॉफिट ना। तो ये सिर्फ उसी सामान को प्रोड्यूस करेंगे जो इनका प्रॉफिटेबली सोल्ड हो जाएगा मार्केट के अंदर, यानी कि जो सामान इनका प्रॉफिट में बिक सकता होगा, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में हो चाहे फॉरेन मार्केट में हो, ये सिर्फ उसी सामान को यहाँ पर बनाएंगे और उतनी ही क्वांटिटी में बनाएंगे जितना मार्केट से डिमांड आ रहा होगा। अब मार्केट से डिमांड आ रहा होगा का मतलब मैम बच्चे यहाँ पर ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ना, इनका सॉल्यूशन आता है मार्केट फोर्सेस से। मार्केट फोर्सेस मतलब वही हमारे डिमांड और सप्लाई। इसके बारे में तो हम पूरी क्लास 11 में पढ़ के आ चुके हैं कि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई देखी जाती है। तो इन्होंने देखा कि किस सामान की डिमांड आ रही है, कौन सा मेरा ऐसा सामान है जो प्रॉफिटेबली बेचा जा सकता है, सिर्फ उसी को ही बनाना है और उतनी क्वांटिटी में ही बनाना है जितने की डिमांड आ रही है, ठीक है। पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस। अब जिसका मोटिव है प्रॉफिट कमाने का है तो क्या वो एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करेगा जो महंगी होगी? नहीं। तो ये देखेंगे कि यार अगर लेबर इंटेंसिव सस्ती पड़ रही है तो हम लेबर इंटेंसिव का इस्तेमाल कर लेंगे, अगर हमें कैपिटल इंटेंसिव सस्ता पड़ रहा है तो हम कैपिटल इंटेंसिव का इस्तेमाल कर लेंगे। यानी कि ये उस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे जो चीपर होगी, जो भी चीपर टेक्निक होगी उसको ये लोग अडॉप्ट कर लेंगे। अब वो चीज कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी इससे भी इन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं? प्रॉफिट के ऊपर। चलो ठीक है। फॉर रूम टू प्रोड्यूस, अब किसके लिए बनाएंगे?
इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, ये तो हमने यहीं पे पढ़ लिया कि किसके लिए बना रहे हैं, हु हैज द एबिलिटी टू पे, हु हैज द एबिलिटी टू पे, यानी कि जो इन्हें पैसा भर सकता होगा, ये सिर्फ उसी के लिए ही सामान बना रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करना चाहेंगे जो आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है? यहाँ पे वो कंप्लीटली बिल्कुल सेल्फिश होकर अपने लिए सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं तो हम अपने लिए ही कमाएंगे, हमें यहाँ पर पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, हम आपको सामान बना के दे देंगे, आपको खरीदना पैसे दो और सामान घर ले जाओ। किसी भी चीज से मतलब नहीं था, सोशल वेलफेयर से, इन्हें सिर्फ इससे मतलब था कि हम आपके लिए काम तो कर देंगे, हम आपके लिए सामान भी बना के देंगे, लेकिन उसके लिए आपको पैसा भरना पड़ेगा, क्योंकि जी हमारा मोटिव तो सिर्फ प्रॉफिट कमाने का है। तो इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया है बुक के अंदर कि सपोज एक बीमार इंसान है, अब अगर उस बीमार इंसान की जेब में पैसा नहीं होगा ना दवाइयों के लिए, तो उस बीमार इंसान को यहाँ पे दवाई नहीं मिलेगी अगर आप ऐसा सिस्टम इस्तेमाल करोगे तो। क्यों? क्योंकि ये लोग दवाई भी उसी को देंगे जो उस दवाई के पैसे भर सकता होगा। इसका मतलब जो एक गरीब इंसान है उसको तो ये सिस्टम देख ही नहीं रहा है। और जब हमारा देश आजाद हुआ था, हम तो वैसे भी उस हालात में नहीं थे कि हम बहुत ज्यादा पैसे भर सकें। तो ऐसे में इस तरीके का सिस्टम अडॉप्ट करना क्या हमारी इकोनॉमी के लिए सही था? बिल्कुल भी सही नहीं था। तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया होगा? भाई इस सिस्टम को तो अडॉप्ट नहीं किया, तो क्या सोशलिस्टिक को अडॉप्ट किया होगा? चलो पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। अब हमारी सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अब इसका भी नाम हमें क्या बताता है? सोशलिस्टिक, यानी कि सोसाइटी। यानी कि यहाँ पर ये इकोनॉमिक सिस्टम सोसाइटी के ऊपर फोकस करता है, यानी कि ये काम करते हैं सोसाइटी के लिए। और सोसाइटी के लिए काम करने का मतलब क्या है? सोशल वेलफेयर। जहां पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते थे, वहां पर सोशलिस्टिक इकोनॉमी सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, यानी कि पब्लिक के लिए काम करता है। तो इस इकोनॉमिक सिस्टम को चलाने वाले कौन होंगे? ऑब्वियसली अगर पब्लिक और प्राइवेट में से प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ चला गया, तो पब्लिक सेक्टर किसकी तरफ गया होगा? सोशलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ। तो दिस इज द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम था जहां पर सारी चीजों को कंट्रोल कौन कर रही थी? हमारी गवर्नमेंट कर रही थी। या फिर यहां पर कहा जाए कि एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी थी हमारी, जो ये काम हमारे लिए कर रही थी। यानी कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे हमारे पास यहाँ पर, उसको ओन और कंट्रोल कौन कर रहा था? यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही थी। अब क्योंकि यहाँ पर सत्ता गवर्नमेंट के हाथों में है, तो क्या मोटिव रहा होगा इस सोशलिस्टिक इकोनॉमी का? नाम ही ये कह रहा है ना सोशल वेलफेयर के बारे में, तो यहाँ पर तो मोटिव है हमारा सोशल वेलफेयर। ठीक है, हम यहाँ जो भी काम कर रहे थे वो सोसाइटी के लिए कर रहे थे, तो यहाँ पर सोसाइटी के लिए काम कर रहे थे, सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा था। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आपको फ्री में मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। हमारे देश में बहुत सारी डिस्पेंसरीज भी खोली गई हैं जहां पर मुफ्त में लोगों को दवाइयां दी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे मेडिकल सेंटर्स भी खोले गए हैं जहां पर लोगों का मुफ्त में इलाज भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हमारा मोटिव पैसा कमाना नहीं है, देश की सेवा करने का है। ठीक है, बहुत अच्छा सिस्टम है ये। तो यहाँ हम इनका बेसिस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता होगा बच्चे? इनका बेसिस ऑफ प्रोडक्शन होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। यानी कि हमारी जनता की जो जरूरतें हैं ये उनको पूरा करते हैं कि हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी जरूरत क्या है। हम यहाँ पर लग्जरीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंफर्ट्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर जरूरतों की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब सोशलिस्टिक इकोनॉमी तो बहुत अच्छा एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो देश के बारे में सोच रहा है, देश के लोगों के बारे में सोच रहा है और सोशल वेलफेयर कर रहा है। तो ये अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते होगे? तो सबसे पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर तो हमें यही मिल जाता है कि ये प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, कि भाई जो लोगों की जरूरत होगी वही जरूरत का सामान हम लोग बनाएंगे जितना उनको चाहिए होगा। हाउ टू प्रोड्यूस का जो डिसीजन होता है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है कि भाई हमें कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है, हमें लेबर इंटेंसिव का इस्तेमाल करना है, कैपिटल इंटेंसिव का इस्तेमाल करना है, तो वो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है, वो खुद सोचते हैं।
बूम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं कि जिन लोगों को भी जरूरत होती है ये उन लोगों तक सामान को पहुंचाते हैं। वहां पर ये कहीं पर भी अफोर्डेबिलिटी के बारे में नहीं सोचते, ये नहीं सोचते कि कौन अफोर्ड कर सकता है, हम सिर्फ उसके लिए ही सामान को प्रोड्यूस करेंगे या उस तक ही हम सामान को पहुंचाएंगे। नहीं, जिसको भी जरूरत होगी ये उस तक उस सामान को पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो क्या ये अडॉप्ट किया इंडिया ने? बच्चे देखो, आप यहाँ पर लोगों में सामान बांट भी तो तब सकते हो ना जब आपके पास कुछ हो। आप मुझे खुद बताओ कि जब देश आजाद हुआ था क्या उसके खुद के पास इतने रिसोर्सेस थे कि वो फ्री में बांट सकता हो? हमेशा के लिए आप फ्री में ही सारी चीजों को बांटते जा रहे हो, क्या ऐसा पॉसिबल था? जहां पर आपको खुद किसी के सपोर्ट की जरूरत थी, खुद किसी के साथ की जरूरत थी, वहां पर आप अपने देश के लिए काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश के लिए काम करने के लिए आपकी खुद की जेब में भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो आप कैसे बांटोगे उन्हें? तो पूरी तरीके से सोशलिस्टिक हो जाना, भाई हमें प्रैक्टिकली सोचना है, दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना था हमें। हम यहाँ पर सोशलिस्टिक में पूरी तरीके से दिल से सोच रहे हैं, पर कई बार पूरी तरीके से दिल से सोचना भी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है, तो अपने दिमाग को भी हमें इस्तेमाल करना होता है। तो बहुत सारे जो लीडर्स थे उनका तो ये मानना था कि चलो सोशलिस्टिक इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लेते हैं, बट सोशलिस्टिक इकोनॉमी को अडॉप्ट करना किसी भी तरीके से हमारे देश के लिए सही नहीं था, क्योंकि हम ये काम कर ही नहीं पाते। हम 1 साल कर लेते, 2 साल कर लेते, उसके बाद हमें इस इकोनॉमी को फिर से बदलना पड़ता, तो फायदा ही क्या था? अब जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि चलो सोशलिस्टिक नहीं तो फिर क्या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को अडॉप्ट किया जाए, लेकिन वो उसको भी अडॉप्ट करने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि वहां पर वो ये सोच रहे थे कि अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया तो लोगों का वेलफेयर नहीं हो पाएगा, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने सोचा कि हमें कोई एक बीच का रास्ता निकालना ही होगा, हमें कहीं ना कहीं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की भी जरूरत है और सोशलिस्टिक इकोनॉमी की भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमें देश की भलाई भी करनी है और हमें थोड़ा सा पैसा भी कमाना है, क्योंकि पैसा कमाएंगे तभी देश का भला हो पाएगा। तो इसीलिए हमारी इंडिया ने ना तो सोशलिस्टिक को पूरी तरीके से अडॉप्ट किया, ना कैपिटलिस्टिक को पूरी तरीके से अडॉप्ट किया, हमने इनको कंबाइन किया और हमने अडॉप्ट करी द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट किया? इंडिया ने अडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमी को। चलो अब मैं थोड़े से आपको उसके भी हाइलाइट्स दिखा देती हूँ। इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बनके तैयार हुआ जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट हुए, यानी कि दोनों को अपने अपने रोल्स असाइन कर दिए गए। जहां पर हमें पैसों को कमाने की जरूरत थी वहां पर हमने प्राइवेट सेक्टर को बुला लिया, और जहां हमें सोशल वेलफेयर करने की जरूरत थी वहां हमने पब्लिक सेक्टर को बुला लिया। तो दोनों को ही अपने अपने एरियाज ऑफ ऑपरेशन सौंप दिए गए ताकि हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जा सके। सो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो वहां पर अब बताइए कि किस तरीके से सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया होगा। भाई देखो, प्राइवेट सेक्टर सॉल्व करता है सेंट्रल प्रॉब्लम को मार्केट फोर्सेस से, और पब्लिक सेक्टर लेके चलता है सोशल कंसिडरेशन माइंड में। तो यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से चीजों को आपस में डिसाइड किया कि प्राइवेट सेक्टर कहता है कि हम उन गुड्स और सर्विसेज को आपको प्रोवाइड करके देंगे जो हम बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते होंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जिन भी सामान को आप अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हो, जिन गुड्स और सर्विसेज को, आप वो प्रोवाइड कर देना। फिर पब्लिक सेक्टर ने कहा, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने, कि भाई जहां तुम सप्लाई नहीं कर पाओगे, यानी कि जिन इसेंशियल गुड्स और सर्विसेज को तुम सप्लाई नहीं कर पाओगे, उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी हमारी। यानी कि प्राइवेट सेक्टर कहता था कि देखो, जहां तुम्हें सोशल वेलफेयर दिखाना है वो एरिया तुम अपने पास रख लो, और जहां पे तुमको पैसा कमाना है वहां काम हम लोग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को आपस में कंबाइन किया, दोनों को एक साथ लेकर आए और एक नया सिस्टम हमने इवॉल्व किया जिसको हमने बोला मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया ने उसी इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। तो ये 3 तरीके के सिस्टम हम लोगों ने आज पढ़े। कौन कौन से? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। मैंने आज आपको कुछ भी थ्योरेटिकल वाइज ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया है, जस्ट इंट्रोडक्शन दिया आज मैंने आपको चैप्टर का, जहां पर हमने सिर्फ अभी यही समझा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं। हम तैयारी कर रहे हैं अपने देश को आगे बढ़ाने की, जिसके लिए हमने सिस्टम तो सिलेक्ट कर लिया है कि कौन सा वो सिस्टम होगा जिससे हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे की कहानी हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे कि इस सिस्टम की हेल्प से हमने अब और आगे क्या किया अपने देश के अंदर। तो इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।